बिल्कुल, रेफरल वर्किंग पे ही प्रॉपर्टी का काम ज्यादा बड़े लेवल पे ले जा सकते हो आप। मैंने किया था एक बिजनेस के तौर पे और मैं वहां एक समाज सेवा करने लग गया। तो समाज सेवा भी जब कर सकता है जब उसके पास मोटा पैसा हो। पॉलिटिक्स में उस आदमी को जाना चाहिए कि उसके अंदर बैक सपोर्ट में कोई न कोई उसकी पैसे से हेल्प कर रहा हो। जब आप अपनी फैमिली की तरह किसी के साथ में रहते हो तो आपकी टीम है वो आपका बहुत सम्मान करती है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के नए पॉडकास्ट के अंदर। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में जो गेस्ट है उन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपना जो करियर है स्टार्ट किया था एज ए एजुकेटर, उसके बाद में उन्होंने थोड़े दिन ड्राइविंग लाइन के अंदर गए और उसके बाद में उन्होंने बैंकिंग की जॉब की और बैंकिंग की जॉब करते करते उन्होंने साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर को अपना साथी बनाया। उसी साथी के सफर से आज वो रियल एस्टेट के सेक्टर में इस मुकाम पे हैं कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, एक बहुत बड़ी उनकी टीम है और उसके साथ साथ वो अपना जो लाइफस्टाइल है, एंटरटेनमेंट है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जाने जाते हैं उस चीज़ के अंदर। तो आइए स्वागत करते हैं सुनील जी स्वामी का हमारे आज के रियल एस्टेट विद आरबीके के पॉडकास्ट के अंदर। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सुनील जी, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे सुनील जी के बारे में कि सुनील जी कौन है, कहां से है और आज जो आपका ये जो चार्मिंग पर्सनैलिटी है उसका पीछे का राज क्या है यार? देखो, मैं बेसिकली रहने वाला हूँ, एक मेरा छोटा सा गांव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंद्रपुरा, और मैं इंद्रपुरा से निकल के और वहीं मेरी एजुकेशन हुई है, वहीं से मैंने स्टडी की है और वहाँ से निकलने के बाद में मैं जयपुर आया और यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने मेरी स्टडी जो हायर एजुकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट किया। और यहाँ से स्टार्ट करते करते मैंने देखा यार जयपुर में इतनी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यहाँ अपने को कुछ ऐसा करना है कि यार अपन भी बहुत कुछ करें। तो घर वालों की यही रहती थी हमेशा कि यार तू नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर, और मेरे मन में कहीं ना कहीं एक वो थी कि यार नौकरी में क्या है। मैंने फिर एक आर्मी भर्ती में मैं गया था और उसमें मैं दौड़ के अंदर आ गया था और वहां से मैं लास्ट पॉइंट पे रुक गया कि नहीं यार अपने को नौकरी तो नहीं करनी, और वहां से मैं घर वालों को झूठ बोल दिया कि यार मैं तो दौड़ में रह गया था, जबकि वहां मैं आ गया था। और वहां से फिर क्या, फिर परिवार भी इतना वो नहीं था कि मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं था कि मैं घर वाले मेरे को पैसे भेजते रहे और मैं जयपुर में स्टडी भी करता रहूं। तो मैंने साथ साथ में कुछ छोटी मोटी कहीं कभी किसी टाइप की जॉब, जैसे कभी कोई ट्रांसपोर्ट की जॉब मैंने की है। मैं एक बार गुड़गांव भी चला गया था जॉब करने, वहाँ 6 महीने मैंने जॉब की, वहाँ से मैं वापस आया। और इस तरीके से करते करते फिर मैंने एक मेरे ही गांव में जाके, और मेरी यहाँ एक मुलाकात होती है किसी एजुकेशन जो कोचिंग चला रहा था उससे, और उससे मेरे को एक सीखने को मिला कि यार क्यों ना मैं भी एक कोचिंग कर लेता हूँ। यहाँ अपने अच्छी एजुकेशन की है और उसी एजुकेशन के हिसाब से अपन जाके कोचिंग करते हैं। कोचिंग मैंने वहाँ खोल लेता हूँ और कोचिंग खोलने के बाद मेरी 6 से 7 महीने तक मेरी अच्छी कोचिंग चलती है। मगर वहाँ जो स्टूडेंट आ रहे थे वो जो उनके घर वाले थे, जो उनकी फैमिली थी, वो फार्मर किसान जो उनके बच्चे थे, तो उनका क्या होता था कि फीस देने का ही होता था कि हमारा जो लहसुन बिकेगा तब पैसा देंगे, प्याज बिकेगा तब पैसा देंगे। तो इस वजह से उनका पैसा मेरे पास 6-6 महीने तक, 7-7 महीने का आगे का नाम ले रहे थे। तो मैं मेरी कोचिंग को सुचारू रूप से उस तरह के टीचर्स को भी पैसा देना होता था, वहाँ का किराया भी देना होता था, वो सारी चीजें हो नहीं पा रही थी। मैंने किया था एक बिजनेस के तौर पे और मैं वहाँ एक समाज सेवा करने लग गया। तो समाज सेवा भी जब कर सकता है जब उसके पास मोटा पैसा हो। वो सारी चीजें देखी तो यार मेरे को लॉस होने लग गया और मैंने मेरा कोचिंग स्टार्टअप बंद करके वापस मैं जयपुर आया और जयपुर आके मैंने एक टैक्सी बिजनेस स्टार्ट किया। टैक्सी बिजनेस में अच्छा काम कर रहा था, अच्छी ग्रो कर रहा था। उसके बाद में साथ साथ में मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। मैंने पहले एयू बैंक ज्वाइन किया, फिर आईडीएफसी बैंक में मैं पर्सनल लोन अच्छा काम कर रहा था उसमें।
और उसमें अच्छा काम करते हुए साथ में मेरा बिजनेस, टैक्सी बिजनेस चल रहा था। तो दो घोड़ों पे जब सवार होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि दो घोड़ों पे सवार होगे तो आप अच्छे से रन नहीं कर पाओगे, अच्छे चल नहीं पाओगे, क्योंकि दो घोड़ों में एक घोड़ा आगे निकल गया, एक पीछे निकल रह गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉस देता है। वहां पे मेरे पास एक महीने 2 महीने बैंक में बिजनेस नहीं आया, तो सीनियर ने बोला कि भैया बिजनेस चाहिए, यहाँ तो धंधा चाहिए मेरे को। बैंक वाले ज्यादातर धंधा बोलते हैं, भैया धंधा लेके आओ। इतना धंधा तो मैं फिर आपको सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं डीएसए से ले लूंगा, कहीं और से ले लूंगा, मैं आपको सैलरी की दूं। उनकी बात भी सही थी कि भाई वो मेरे को सैलरी बैंक दे रहा है, तो वो इतना क्यों देगा, जब उनको धंधा ला के दूंगा तभी वो सैलरी देंगे। 1 महीने 2 महीने बैंक में रख लेंगे, 3 महीने रख लेंगे, बिना काम किए तो रखेंगे नहीं। तो वहां उससे इस बात पे मेरी थोड़ी बहुत बहस हो गई, और उसी दिन मैंने शाम को उनको तुरंत जेब में ही रखते थे अपन तो, क्योंकि थोड़े से यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और थोड़ा सा गर्म मिजाज के थे, और अपन ने तुरंत रेजिग्नेशन उनको दे दिया और छोड़ दिया। उस दरमियान मेरी एक दोस्त से मुलाकात होती है, वो मुझे बताता है कि यार ये प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है और प्रॉपर्टी में पैसा भी अच्छा मिलता है। मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है, अगर प्रॉपर्टी में इतना कमीशन मिलता है तो क्यों ना अपन प्रॉपर्टी का काम करें। तो एक बहुत अच्छा ग्रुप था, और उसके अंदर जो बंदा काम कर रहा था वो मेरे को मिलता है, मैं उसके पास जाता हूँ और हमारी दोनों की अच्छी मुलाकात हो जाती है। मगर मेरा जो टैक्सी का बिजनेस था वो भी साथ साथ में चल रहा था। उस दरमियान मैंने 1-2 डील उनसे करवाई, उनसे अच्छा पैसा आया। तो अच्छा पैसा जब आता है कहीं से, तो कहीं ना कहीं पैसे की तरफ आदमी जाता है, पैसे की तरफ ही आदमी बढ़ता है। मैं उस पैसे के पीछे चला, मैंने कहा ठीक है। अब वो मेरा जो साथी था वो मेरे से पूछता था यार आज कहाँ है, क्योंकि उसको तो फिर उसको भी इंटरेस्ट आने लगे कि यार ये अपनी टीम में है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो क्यों ना अपन इसको साथ में रोज साथ में इसके सुबह शाम इसका अपडेट लें। अब वो मेरे से फॉलोअप करे, तो मैं कभी जोधपुर बताऊं, कभी उसको जैसलमेर बताऊं, दूसरे दिन आज मैं बीकानेर हूं, आज तो मैं जयपुर हूं, चलो अपन मिलते हैं। 2 घंटे बाद उसका फोन आता है, मैं तो यार निकल गया, क्योंकि अपना टैक्सी का बिजनेस था तो अपन निकल जाते। कहीं न कहीं वो सारी चीजें आई और लॉकडाउन आ गया। उस दरमियान लॉकडाउन में मेरे साथ में ऐसा, मैं जो ग्रो कर रहा था उससे एकदम पूरा डाउन पे आ गया, और मेरा टैक्सी का बिजनेस भी लॉकडाउन में बंद हो गया, और जो रियल एस्टेट का था वो भी, लोग सब घरों में पैक हो गए। उसी दरमियान मेरे साथ में कुछ फैमिली इश्यूज भी हुए। उन फैमिली इश्यूज से मेरे पास सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी, तो मैंने टैक्सी भी मेरी सेल करी, सारी चीज़ें हो गई कि माइनस में मैं जाने लग गया। मेरे ऊपर बड़ा कर्जा हो गया। अब उस कर्जे को चुकाने के लिए राम भगत जी कि मैं क्या करूं, उस कर्जे को चुकाने के लिए जब मैं 2 साल बाद में, जब लॉकडाउन हट जाता है और मार्केट वापस ओपन हो जाता है और मार्केट सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं, तब मेरे पास ये रहा कि यार अब क्या किया जाए। या तो ये जो कर्जा है इसको अपन चुकाएंगे, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि जॉब कर लेते हैं। जॉब से मेरे को ये लगा कि यार कहीं ना कहीं जॉब से मैं कितना कमा लूंगा और कितना पेमेंट में इस कर्जे को चुका दूंगा। अगर साल का लगभग पैकेज भी देखें तो अपने को 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए का पैकेज होगा। 6 लाख में 1 साल में खर्चा भी कर जाएंगे, तो क्या बचेगा? क्या मैं 1-1.5 लाख रुपए देके और ये कर्जा चुका पाऊंगा? तो ये लगा। फिर मेरे को लगा नहीं यार, जो अपन प्रॉपर्टी का जो अपने जो साथी मिला था उसी से कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं, और मैं उसी से बातचीत करता हूं। तो वो कहता है क्यों नहीं कि आप 1-1.5 साल का समय लें कि आप यहाँ रियल एस्टेट का काम करें, उसके बाद भी ऑप्शन है आपका, तो उसके बाद भी आप जा सकते हो, तो कर्जा तो आपका वैसे भी रहेगा, या फिर हो सकता है कि आप इस कर्जे से बाहर निकल जाओ। तो राम भगत जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो 1.5 साल का टर्निंग पॉइंट लिया और 1.5 साल में मैं उस कर्जे से बाहर आया, और आज अपन ने एक अच्छे मुकाम पे हैं। अच्छा अपन ने घर बनाया, अच्छे अपने 2 प्लॉट भी जयपुर में लिए, और बहुत अच्छा, और आज बढ़िया अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी का ही बदौलत है। तो रियल एस्टेट के अंदर जो आना है ना, वो इस तरीके के हर आदमी कुछ न कुछ इश्यू को लेके आता है, कुछ न कुछ कारण से आता है। तो मेरा यही कारण रहा कि इसलिए मैं रियल एस्टेट में आया। आपने मेरे को अपनी बातचीत में बताया था कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे और पॉलिटिक्स में आप रुचि भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो फिर आप
पॉलिटिक्स के बजाय बिजनेस में कैसे मूव आउट हो गए? पॉलिटिक्स में यार मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि घर वाले जो, मैं एबीवीपी एक संगठन था, आरएसएस से मैं बिलोंग करता था। घर वालों ने शादी कर दी थी, तो फिर मैंने सोचा यार ये आरएसएस में, तो मेरे दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक ये था कि आरएसएस में तो वो जाते हैं जिनकी शादी नहीं होती, जो पूरा घर बार छोड़ के उसमें जाते हैं। तो मेरे वो था, जबकि आज मुझे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं वहाँ लगा रहता, निरंतर पॉलिटिक्स में भी रहता, तो शायद आज अच्छे मेरे साथी अच्छे मुकाम पे हैं, वहाँ भी अच्छे होते। मगर कहीं ना कहीं मेरे को एक पैसे की ज़रूरत थी कि साथ साथ में पैसा भी। पॉलिटिक्स में जो वो उस आदमी को जाना चाहिए कि उसके अंदर बैक सपोर्ट में कोई ना कोई उसकी पैसे से हेल्प कर रहा हो, चाहे उसका कोई साथी हो, चाहे उसके घर वाले हों, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। क्या होता है पॉलिटिक्स में, अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन है ना, वो पॉलिटिक्स लीडर को तैयार करते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, वहां पर भी बहुत सारे लोगों को आप लीड करते थे। वहां पर एज ए लीडर की भूमिका आप जो निभाते थे, क्या वही लीडर की भूमिका आज के दिन में आपका जो रियल एस्टेट बिजनेस है, क्योंकि आपने मेरे को बताया था कि आप एक टीम बना के काम कर रहे हैं, तो क्या वो जो नॉलेज है वो आपको इसमें काम आ रहा है? बिल्कुल राम करते हैं आप? बिल्कुल राम जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं सच यही कहूंगा कि वास्तव में जो माहौल मेरा जो यूनिवर्सिटी में जो मेरे दोस्तों के साथ में था, आज वही माहौल और उसी तरीके की टीम यहाँ रियल एस्टेट में भी है। जब आप एक दोस्त की तरह किसी के साथ में रहते हो, जब आप अपनी फैमिली की तरह किसी के साथ में रहते हो, तो आपकी टीम है वो आपका बहुत सम्मान करती है और बहुत एक बड़े भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह और एक फैमिली की तरह आपके साथ में लग के काम करती है। और जहां फैमिली की तरह जो काम होता है ना, वहां बहुत बड़ा अच्छा काम होता है। इसीलिए मैं आज शायद मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो लीड करने वाली थी, इसीलिए आज मैं एक बड़ी टीम के साथ में रियल एस्टेट में लीड कर रहा हूं। तो रियल एस्टेट में शुरुआती दिनों में आपको किन किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरुआती दिनों में अगर मैं रियल एस्टेट में जब आया था राम भगत जी, उस वक्त मेरे पास नहीं तो कोई कस्टमर थे, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ रियल एस्टेट के नॉलेज थी। तो मैंने जैसे मेरे साथी के साथ में आया, मैं उससे बात करता था, यार मैं कैसे क्या करूं। वो मेरे को एक ही चीज कहता था कि यार तू पहले तेरे दोस्तों को बोल। मैं दोस्तों को बोलूंगा रियल एस्टेट, तो वो कहेंगे यार तू रोज नए काम करता है, रोज नई नई चीजें करता है, तो कोई विश्वास नहीं करता था मेरे ऊपर। मैं वहां से भी कोई मेरे को बड़ी अच्छी लीड्स जनरेट नहीं हो रही थी, वहां से मेरे पास कोई अच्छे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे। फिर जैसे मैंने मेरी फैमिली के अंदर बोला, तो फैमिली में कुछ एक दो लोगों ने मेरे से विश्वास, देखो प्रॉपर्टी में क्या होता है, विश्वास वाली बात होती है। जब आप किसी पे, आप पे कोई विश्वास करता है ना, वो ही आपका क्लाइंट होगा। तो मेरे साथ में जो मेरी फैमिली रिलेशन वाले थे, उन एक दो ने मेरे ऊपर विश्वास किया और उनको जब मैंने प्लॉट दिया तो उनसे जो पैसा जनरेट हुआ, फिर मैं और ज्यादा लीड के लिए मैं मार्केट में जब जाता था तो डोर टू डोर वर्किंग भी मैंने की है। लोगों के घर पे जा जाके बेल बजा बजा के और पंपलेट हाथ में लेके मैंने उनको भी प्लॉट्स के लिए कि आप प्लॉट लीजिए, आप घर लेंगे, प्लॉट लेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें होंगी आपकी फैमिली में, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए ले सकते हैं, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए ले सकते हैं। ऐसी चीजें हम जब बोलते थे तो कहीं ना कहीं लोग अपने से अटैच होते थे और उस तरीके से मैंने काम किया। कॉर्पोरेट जो ऑफिस हैं उनके बाहर कैनोपी लगा के मैंने काम किया है। शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल रहा है कि मैं लग 2-3 महीने तक काम कर रहा हूं और मेरे से मैं पर डे 20-20, 30-30 लोगों से मिल रहा हूं, फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहा है। मगर एक विश्वास था कि नहीं यार, अपने को प्रॉपर्टी के अंदर रियल एस्टेट मार्केट है, इसके अंदर सबसे बड़ा पैसा है और अपने को यही करना है, तो मैं उसी में चलता गया। बिल्कुल सही बात है। रियल एस्टेट में अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो और मेहनत करते हो तो आपको सफलता तो मिल ही जाएगी। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या केवल हार्डवर्क है या फिर आपने कुछ स्मार्ट वर्क भी किया? नहीं, स्मार्ट वर्क भी है। अगर आप स्मार्ट वर्क की मैं बात करूं तो जो आपके क्लाइंट्स हैं ना, उनसे रिलेशन बना के रखो। उनसे एक कस्टमर को, जैसे कि राम जी अपन ने प्लॉट दिया, फिर उससे बात करेंगे साहब आपको मेरी सर्विस कैसी लगी। तो कहीं ना कहीं आप जिसको प्लॉट दे रहे हो वो आपकी सर्विस से इंस्पायर होगा और सर्विस से इंस्पायर होकर आपको वो 5-7 लीड और देगा। मैं उसको स्मार्ट वर्क बोल सकता हूँ। और फिर उनसे लेके उनको जब मैं प्लॉट दिखाता था, मैं एक ही चीज कहता था कि साहब मैं आपको प्लॉट नहीं दे रहा,
आप आओ और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम देखो, या मैंने जिस आपके साथी को प्लॉट दिया है वो प्लॉट आप देख के आओ, मैं आपको दिखा के लाता हूँ। वहां से कहीं ना कहीं उसको लगता था कि यार इसने प्लॉट, मेरे साथी ने प्लॉट लिया है तो क्यों ना सुनील जी एक प्लॉट मेरे को भी दो। वहां से उसको लगता था, तो वहां से मैं उन्हें एक क्लाइंट को प्लॉट देके 5-5 क्लाइंटों को भी प्लॉट दिया है। तो मतलब जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो रेफरल वर्किंग है वो स्मार्ट वर्क आप मानते हैं? बिल्कुल, रेफरल वर्किंग पे ही प्रॉपर्टी का काम ज्यादा बड़े लेवल पे ले जा सकते हो आप। और मैं सबसे यही कहता हूं कि जो मेरे से कई मेरी टीम में भी हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि आप रेफरल वर्किंग करें। सुनील जी, रेरा क्या है और रेरा जो वेबसाइट है उस पर आम आदमी क्या क्या सर्च कर सकता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में? रेरा, देखो राम जी, रेरा 2016 के अंदर रेरा एक्ट अधिनियम आया था और 2017 से इसको लागू किया था। यह कहीं न कहीं कस्टमर और बिल्डर दोनों, कॉलोनाइजर जो कस्टमर होता है और कॉलोनाइजर बिल्डर होता है, उसके बीच में आया था। यह जो कॉलोनाइजर क्या होता था कि गलत कमिटमेंट कर देता था। गलत कमिटमेंट इन द सेंस कि मैं बात करूं कि वो कह देता था कि मैं ये डेवलपमेंट दे दूंगा, ये यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बना दूंगा, ये यहाँ पे रोडें बना दूंगा, ये पानी की टंकी बना दूंगा। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी। तो रेरा क्या करता है कि हर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक नया अपना खुद का रेरा कलेक्शन अकाउंट खुलवाता है। उसका ऊपर रेरा का भी अधिकार होता है, कहीं ना कहीं 60% तक उसमें से आप पूरा जो कॉलोनाइजर होता है पेमेंट नहीं निकाल सकता। तो वो जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेगा और सारी चीजें जो उसने दी है, वो एक बुकलेट तैयार करके देता है कि मैं इसके अंदर अंदर ये सारी चीजें डेवलप करके दूंगा, और वो नहीं करके देता है तो उसका उसके ऊपर अधिकार होता है, वो उससे फिर रेरा उसको डेवलप करके दे सकता है। और एक कस्टमर के लिए भी है। कस्टमर के लिए होता है कि आप 70 दिन के अंदर इतना इतना अमाउंट ऐसे दे देंगे या नहीं देंगे। तो जब तक क्लाइंट क्या होता था कि पहले मैंने 1 लाख रुपए दिया और वो प्रोजेक्ट या प्लॉट बुक करवा दिया, और वो फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1-1 साल तक वो पूरा पेमेंट नहीं कर रहा होता था। तो अब रेरा ने इस पे भी ये कहा कि आप 70-75 दिन तक अगर आपका पेमेंट नहीं आता है और 10% पेमेंट है वो आप रोक सकते हैं। तो इस तरीके के कई नियम हैं जो दोनों के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद है। और मैं यही कहता हूं हर आदमी को कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही आपको डील करनी चाहिए। एक अच्छा सेल्स पर्सन है, उसको झूठ बोलना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना, क्या आपको लगता है कि वो ठीक रहता है, या इसकी वजह से डील हाथ से छूट जाए लेकिन मुझे झूठ नहीं बोलना और बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना, ये ज्यादा सही रहता है? बिल्कुल राम जी, देखो झूठ, एक अच्छे सेल्समैन होने के नाते झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार क्या लगता है कि सेल्समैन को वो अपनी ये डील नहीं चली जाए, उस डील नहीं जाने की वजह से वो बढ़ा चढ़ा के ऐसा बोलता है कि वो बोलता सही है मगर वो कहीं ना कहीं उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल देता है कि ये मेरे से डील नहीं चली जाए, और इतना ज्यादा आगे चला जाता है कि ये चीजें ऐसे हो जाएंगी या आने वाले टाइम में यहाँ पे ये हो जाएगा। कई बार तो क्या होता है, सेल्समैन फ्लो में ये भी कई बार कह देता है कि यार ये 200 फीट की रोड है और ये 100 फीट की रोड जा रही है, 200 फीट की रोड आ रही है। ऐसा भी मैंने कई सेल्समैन को देखा है बोलते हुए। तो इस तरीके की चीजें हैं, वो फ्लो में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा क्लाइंट चला जाएगा और यह डील मेरे से निकल जाएगी, इसलिए वो बोलता है। मगर मैं ये कहता हूं कि आप जो भी क्लाइंट आता है, हर सेल्समैन को मेरा यही रहता है या मेरी टीम को भी मैं यही कहता हूं कि आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आप एकदम स्मूथ तरीके से और क्लाइंट को एज ए अपने भाई या रिश्तेदार की तरह ट्रीट करो और उसी तरीके से उससे रिलेशन बना के और फिर उससे चीजें कनेक्ट करो, ताकि वो चीजें आपसे भी कनेक्ट हो पाएंगी और जो चीज लेने आया है उससे भी कनेक्ट हो पाएगी। इसलिए आपकी डील भी क्लोज होगी और आप कहीं ना कहीं उससे झूठ भी नहीं बोलोगे। झूठ इसलिए नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपका एक उसके साथ में रिलेशन बिल्ड हो रहा है, और रिलेशन बिल्ड होता है तो आदमी झूठ नहीं बोलता है। वहां एक इमोशंस वाली चीजें निकलती हैं और जो फैक्ट चीजें हैं वही आपके साथ में निकलेगी। जब कोई ग्राहक कहता है कि आपके रेट बहुत ज्यादा है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा दूर है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल राम जी, ये बात सही है कि आप बोलते हैं कि ये रेट ज्यादा है। बिल्कुल रेट ज्यादा हो सकती है, मगर वह रेट किससे कंपेयर कर रहे हो, आप कैसे कंपेयर कर रहे हो? जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आप किसी क्लब हाउस जो ज्वाइन करता है, तो वहां जो क्लब हाउस ज्वाइन करता है तो उसके अंदर उस क्लब हाउस में जो लोग आ रहे हैं वो कैसे हैं, वहां पे आप
किन किन लोगों के बीच में बैठ रहे हो, वहां पे बिजनेसमैन लोग भी आ रहे हैं, वहां की जो सोसाइटी है वो कैसी है, वहां आपके बच्चे जा रहे हैं वो किन बच्चों के बीच में बैठ रहे हैं। इसी तरीके से आप जिस जगह जा रहे हो वहां उस लोकेलिटी देखो कि ये टाउनशिप कैसी है, इस टाउनशिप में लोग कैसे आएंगे, क्या इस टाउनशिप की क्या रेट है। सपोज करूं कि आज जो 40,000 रुपए की जहां रेट है, क्या उससे डाउन में तो कोई नहीं दे रहा है। तो शायद मेरे को नहीं लगता आज मार्केट के अंदर, मेरे को लगता है प्रॉपर्टी में भी फिक्स रेटें हो गई हैं। तो शायद अधिकतर लोग जो फिक्स रेटों में काम करते हैं, तो जहां फिक्स रेट है वहां पे उससे नीचे नहीं जाएगा। तो फिक्स रेट में जो क्लाइंट भी आएगा वो जो 40,000 रुपए की चीज खरीद सकता है वैसा ही वहां पे लोग आएंगे, वैसे ही वहां पे उनके बच्चे उस माहौल में रहेंगे, उसी तरीके की उनको चीजें मिलेंगी। तो वहां की जो रेटें हैं वो आप उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड लेना ठीक रहता है या फिर जेडी अप्रूव्ड, दोनों में क्या नुकसान और फायदा हो सकता है? देखिए राम भगत जी, एग्रीकल्चर लैंड लेना भी और जेडीए अप्रूव लेना भी, अगर आपको बड़ी जमीन परचेज करनी है, अगर आपको खेती के लिए जमीन लेनी है तो लोग एग्रीकल्चर जमीन भी लेते हैं। और एग्रीकल्चर जमीन ऐसी जगह लेनी चाहिए जहां आपको पानी की जो बोरवेल करते हैं वहां कम डेप्थ के अंदर पानी होना चाहिए, या फिर कहीं नहर वगैरह है जहां पानी के संसाधन ज्यादा है, वहां पे आपको एग्रीकल्चर लैंड लेनी चाहिए जहां आप अच्छी खेती कर सको। मगर आप जब कोई प्लॉट लेने जा रहे हो या फिर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको किसी न किसी अप्रूव्ड अथॉरिटी से ही प्लॉट लेना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। कहीं ना कहीं आपको प्लॉट, और मैं तो ये कहता हूं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो उसके ऊपर आप लोन के लिए, अगर मैं एक मेरे क्लाइंट थे उनसे मैंने बात की तो बोले यार मेरे को नहीं पता चलता कि कागजों के बारे में, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे को नहीं पता चलता कि ये कैसे। तो मैंने कहा आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लें। बोला फिर भी मेरे को नहीं पता चलता कि कोई मेरे को कैसी चीजें दे सकता है। मैं उसको यही कहा कि आप लोन के अंदर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो लोन के लिए अप्लाई कर दो। लोन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे चेक होके आ जाते हैं, वहां पे सारी क्लियरिटी आ जाती है। तो ऐसी चीजें जब क्लाइंट को नहीं पता होता है तो वो ऐसी चीजें भी कर सकता है। बिल्कुल, आपने एक बात तो ये सही कही है कि अगर आपको प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में नहीं पता है कि भाई ये अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या इनके ऊपर कोई लीगल पेंडेंसी तो नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को लोन के लिए अप्लाई कर दो। यानी जब आप कोई घर खरीदते हो या प्लॉट खरीदते हो तो बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर दो। बैंक आपका उसका कच्चा चीटा पूरा का पूरा निकाल के आपको दे देगा और आपको नीट एंड क्लीन साफ सुथरी प्रॉपर्टी उसके अंदर मिलेगी। आज के टाइम में जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो लोकेशन के अलावा और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है? बिल्कुल राम भगत जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोकेशंस के अलावा किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में भी अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो वहां पे जाके आप देखते हो कि यार मेरे को तो इस लोकेशन पे चाहिए। नहीं, आपको अगर घर बना के रहना है तो उस लोकेशन पे आप क्या देख रहे हैं, पास में कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं या वहां पे कुछ ऐसी गवर्नमेंट की कुछ बड़ी प्लानिंग आ रही है, तो ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या ऐसी जगह घर बना के रहेंगे तो आपके आने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा एजुकेशन के लिए, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए और उनके बिजनेस करने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। तो ऐसी जगह मैं ये कहूंगा कि ऐसी जगह ही, ऐसी लोकेशन चूज करनी चाहिए। आज के दौर में अगर मैं बात करूं स्पेशली 2026 की, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नॉट ओनली टीयर 1 टीयर 2, ज़्यादातर शहरों के अंदर रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है 2026 में प्लॉटों के या ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे या फिर अब ये स्टेगनेंट हो जाएंगे? देखो राम भगत जी, अगर मैं बात करूं प्लॉटों की रेट की, अगर प्लॉटों की रेट की, आप जमीन कहीं भी ले लीजिए, आप आज अपने गांव में भी अगर जमीन लेंगे ना, तो मैं एक साधारण सा, मेरे एक गांव की भाषा में रहता है कि आपके 2 रुपए सैकड़े का तो जमीन देके ही देके जाएगी आपको। वो कहीं भी आप ले लो, 2 रुपए सैकड़े से डाउन में तो आपको कहीं जमीन वापस जिस रेट में परचेज करते हो उससे डाउन में जाती नहीं है, उससे 2 रुपए सैकड़ा का देके जाएगी। और उसके बाद में अगर आप प्लानिंग करते हो कि मैं किसी शहर के अंदर, तो 2026 की आज बात कर रहे हो, मैं बात करता हूं 2030-35 तक की। आपको ये नहीं लगता कि जयपुर इस तरीके से बढ़ रहा है? जो 2002 के अंदर जयपुर एक छोटे से मैं बात करूं एक मालवीय नगर और
सी स्कीम, एक विद्याधर नगर जब नया ही कट रहा था, उस समय जब लोग प्लॉट ले रहे थे तो रेटें थी 1 लाख 2 लाख की, प्लॉटों की रेटें थी कि मेरा तो एक प्लॉट ले ले यार, तू 1 लाख दे दे मेरे को, तो 2 लाख दे दे, ऐसी। और आज वहां पे रेटें देखो 1.5 लाख रुपए गज तक की हो रही है। तो अब उसके बाद में अगर अब मैं बात करूं, आज विद्याधर नगर, वैशाली नगर, मानसरोवर, जगतपुरा, प्रताप नगर, इनसे अगर आप 15-15, 20-20 किलोमीटर तक भी जाएंगे तो आपकी रेटें जो 35-35, 40-40 हजार रुपए गज तक की हो रही हैं। तो मैं आज रामबग जी आपको बताता हूं, उससे भी आप 10 किलोमीटर आगे चले जाएंगे ना, वहां भी रेटें ग्रो करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से 8वां वेतन लग रहा है और लोगों की इनकम जो सोर्सेस बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आज जो पैसा जो अपना बढ़ रहा है, पैसे की जो वैल्यू बढ़ रही है, वैसे ही जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए आज के समय में घर लेना बोझ है या फिर एक स्मार्ट डिसीजन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रामबग जी आपका। अगर मिडिल क्लास आज घर ले रही है तो उसको ऐसा देखना चाहिए कि मेरा बजट क्या है, और उसको उसके बजट के अनुसार आज ही अपने घर की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में वो उस लोकेशंस के ऊपर अपना घर बना के रह सकता है। हो सकता है कि आज वो किराए में रह रहा है और वो जो जहां किराए में रह रहा है वहां वो घर नहीं ले सकता, मगर उससे कहीं आगे जाके जहां उसका बजट आज प्लानिंग कर रहा है कि मेरा बजट ये है, उस बजट में जहां उसके पास प्लॉट मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे उसको ले लेना चाहिए, और आने वाले टाइम में वो भी उसका एक अच्छी पोस्ट कॉलोनी में घर हो सकता है। अगर किसी के पास आज के दिन में 20-30 लाख का बजट है तो उसको कौन से एरिया में निवेश करना चाहिए? रामबग जी, अगर आप किसी भी शहर की बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि Tier 1 Tier 2 जैसे शहरें बढ़ रहे हैं, इनकी बात करूं तो मैं जयपुर की बात करता हूं ना, तो मैं कह रहा हूं रिंग रोड के बाहर जो 20 से 25 लाख रुपए गज के अंदर जो आप बात कर रहे हो, वो रिंग रोड के बाहर ही आज रेटें संभव है। और रिंग रोड के बाहर भी ऐसी लोकेशन देखनी चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग आने वाली है, आगे मेरे जब मैं घर बनाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। ये ऐसी लोकेशंस पे मैं बात करूं तो रिंग रोड के बाहर की तरफ आप टोंक रोड ले लीजिए, अजमेर रोड ले लीजिए, इधर डिग्गी मालपुरा रोड पे एक बहुत बड़ा हायर एजुकेशन की प्लानिंग चल रही है, उधर ले लीजिए। ऐसी जगह आप प्लॉट ले लीजिए। जयपुर मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में आपको 80 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ मिलेगा, जो मैं 2035 तक की प्लानिंग कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। सो थैंक यू सो मच सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ऑडियंस से शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।